जय हिंद साथियों, सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की कंप्लीट मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम पिछली कक्षाओं में कुछ अन्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए पहले उनके बारे में कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसकी वजह से इन्हें n से प्रकट किया जाता है। ये संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से प्रारंभ इसलिए होती हैं क्योंकि इन्हें हम प्रायः 1 से ही गिनते हैं, अर्थात हम किसी भी चीज़ की अगर गिनती करते हैं तो 1 से ही करते हैं। उसके बाद आती हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारी संख्या बन जाती है पूर्ण, अतः इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? शून्य के बाईं तरफ अर्थात वे संख्याएं जो माइनस के चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं उन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक जिन्हें इंटीजर्स कहते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं इन सभी संख्याओं के एक संग्रह को ले लें तो हमें पूर्णांक मिल जाते हैं, जिन्हें प्रायः इस प्रकार से प्रकट किया जाता है: 0 +-1 +-2 +-3 और ये +- अनंत तक जाती हैं। अर्थात संख्या रेखा पर जितने भी नंबर आपको पूर्ण रूप से दिख रहे हैं अर्थात दशमलव में ना हो, उन्हें हम इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि क्यू का मतलब होता है क्वोशंट, अर्थात इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक शर्त यह होती है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि P और Q सहअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। अर्थात इन दोनों का अगर हम HCF फाइंड करें अर्थात महत्तम समापवर्ग, तो वह हमें 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद में दोस्तों होती हैं काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर। इनके बारे में हम फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे। उसके बाद होती हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये A+IB के फॉर्म में होती हैं। दोस्तों इन्हें भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं संख्या रेखा के बारे में आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि संख्या रेखा पर के सबसे बीचों बीच में आपको 0 मिलेगा। अगर आप इसके दाईं ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको सभी धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, जिन्हें नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। और अगर आप वापस चलें और 0 को भी उठा लें तो आपको क्या मिल जाते हैं? होल नंबर्स। और अगर आप 0 से बाईं ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स, और इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स। दोस्तों ये रही हमारी संख्या रेखा। और एक सबसे बढ़िया बात जानने वाली यह है कि इस छोटे से अंतराल में अर्थात 0 और 1 के बीच में आपको अनंत संख्याएं मिलेंगी, जैसे 0.102। आप इसी तरह से इसमें ढेर सारी संख्याएं जोड़ते चले जाइए, आप कभी संख्याओं को काउंट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे 0 और 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के, इसी तरह से संख्या रेखा पर आपको जितनी भी संख्याएं दिखेंगी उन सभी के बीच में अनंत संख्याओं को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक उठाते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों जितने भी नंबर्स को हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि अपने नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए और परिमेय संख्याएं हो गई। उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है 1, 2, -7, -8, 8/9, 2.56, 3.78 एक्सेट्रा। इस तरह से जितने भी नंबर होते हैं जिनका वास्तव में कोई ना कोई अस्तित्व है उन्हें वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 NCERT बुक में 2 चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं कि एल्गोरिदम और प्रमेय में क्या अंतर होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आने वाली लेक्चर में एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे जिसका नाम होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए देखते हैं एल्गोरिदम क्या होती है। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिदम क्या होता है? बेसिकली यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का प्रोसीजर होता है। जैसे बोर्डमास का नियम आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोर्डमास के नियम का प्रयोग करते हैं, अर्थात पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर हम दैनिक जीवन की बात करें तो जैसे चाय बनाने की विधि,
चाय बनाने की भी अपनी एक विधि होती है कि पहले भगोना चढ़ाइए, फिर पानी डालिए, दूध डालिए, गर्म कीजिए। इसी तरह से कोई भी काम करने की जो क्रिया विधि होती है स्टेप बाय स्टेप, उसे एल्गोरिदम कहा जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा कि प्रमेयिका यानी कि लीमा और एल्गोरिदम में क्या अंतर होता है। प्रमेयिका ऑलरेडी एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसको अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि आपको ये प्रमेयिका और एल्गोरिदम दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं। एनसीईआरटी बुक में प्रमेयिका 1.1 दे रखी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय यानी कि यूनिक पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये संबंध आखिर कहाँ गया। इस कथन को इस प्रकार लिखा गया है और इस कथन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हमें सिखाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कौन सिखाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो r होगा उसकी वैल्यू 0 और b के बीच में होगी, अर्थात इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर 0 भी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी रहेगी। चलिए देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, अर्थात इस प्रमेयिका को हल कैसे किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांक c और d मान लीजिए, जिसमें c d से बड़ा है का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण किया जाता है। अब कौन कौन से चरण होते हैं, जैसे जिसमें स्टेप 1 हमारा क्या कहता है कि C व D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए और Q तथा R ज्ञात कीजिए कि C इज इक्वल्स टू DQ प्लस R, इस प्रकार लिखा जा सके। अब इस प्रकार लिखने के लिए क्या करना होता है वो मैं आने वाले एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा, जहां पर r की वैल्यू 0 और d के बीच में लाई करनी चाहिए और r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 0 के बराबर होनी चाहिए। स्टेप 2, यदि r की वैल्यू 0 है तो d पूर्णांकों c और d का HCF होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर r की वैल्यू 0 है तो इन दोनों का HCF जो होगा वो ये वाली संख्या होगी, अर्थात d होगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर डी आर की वैल्यू 0 नहीं होती है तो डी व आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहते हैं, अर्थात फिर से हम इसी का प्रयोग करते रहते हैं। स्टेप 1 को फिर से रिपीट करना पड़ता है। स्टेप 3 क्या कहता है हमारा, जब तक आर की वैल्यू 0 ना प्राप्त हो तब तक चरण 1 व 2 को दोहराते रहना है, अर्थात जब तक आर की वैल्यू हमारी 0 ना मिल जाए तब तक हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते रहना है। आइए अब इसे एक उदाहरण की तरह से सहायता से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल ये दे रखा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर स्टेप 1 क्या होता है कि सबसे पहले हम इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ हमें मिला कि 12576 4052 में बड़ा है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, C इज इक्वल्स टू DQ प्लस R ये होती है, अर्थात जो बड़ा होता है उसे C मानते हैं और जो छोटा होता है उसे D मानते हैं। अब इन दोनों को कहाँ, ये दोनों नंबर कहाँ से आते हैं, दरअसल ये दोनों नंबर आते हैं आपके भागफल से। ये भाग की प्रक्रिया जब आप बनाएंगे आप तो आपको यहाँ पे Q भी मिलेगा और R भी मिलेगा। R क्या होता है, R होता है रिमाइंडर और Q क्या होता है, Q होता है आपका क्वोशंट। चलिए देखिए हम भाग करते हैं। आपने भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात किया होगा, ये उसी का एक परिवर्तित रूप है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। चलिए हम इसका भाग करते हैं। 4052 को हमने 12576 को भाग किया। भाग करने पर हमें क्या मिला, इसको ये देखिए 3 बार में गया है 12156 और हाँ से वो आपका रिमाइंडर क्या हुआ है 420 बचा हुआ है। तो देखिए ये तो ऐसे ही रहा। क्यू की वैल्यू हमने क्या लिखी 3 क्योंकि क्वोशंट था। रिमाइंडर कितना बचा 420। देखिए अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं हुई है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या कहता था हमारा, जब तक आर की वैल्यू अगर 0 नहीं आई है तो स्टेप 1 को हमें फिर से रिपीट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डी होता है वो सी बन जाता है और जो आर होता है वो डी बन जाता है। फिर से देखिए, जो डी होता है वो सी बन जाता है और जो आर होता है वो डी बन जाता है। देखिए ये डी था ये सी बन गया, ये आर था ये डी बन गया। अब इन दोनों में ये बड़ा था तो इसको हमने बीच में लिया और 420 से इसको भाग कर दिया। फिर देखिए हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 272 और क्यू हमारा क्या है 9। फिर उसी तरह से C इज इक्वल्स टू DQ प्लस R, अर्थात 452 को हमने क्या लिखा 420 गुणे 9 प्लस 72। फिर देखिए ये हमारा R है ना, R की वैल्यू अभी भी हमारी 0 नहीं मिली, इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, स्टेप 1 को फिर से रिपीट करेंगे। देखिए
हमने डी को क्या बना दिया, सी की जगह पे लिखा, और आर को किसकी जगह पर लिखा, डी की जगह पर लिखा। अब हमने फिर को इसमें वही इस चरण में हमने फिर से वही स्टेप दोहराया है। क्या किया है, 272 से किसको भाग दिया है हमने, 420 को। फिर देखिए एक बार में गया और 148 आपका रिमाइंडर बच गया, यानी कि क्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 148। फिर देखिए आपकी आर की वैल्यू 0 नहीं आई। फिर हम वही स्टेप रिपीट करेंगे सेम टू सेम, 272 इक्वल्स टू 148 गुणे 1 प्लस 124। अब ये कहाँ से आ गया, फिर सेम टू सेम वही स्टेप हमने रिपीट किया है। यहाँ पर देखिए फिर आर की वैल्यू 0 नहीं प्राप्त हुई हमें। इसी तरह से हम ये सारे स्टेप दोहराते चले जाएंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें आर की वैल्यू 0 ना मिल जाए। अंततः देखिए हम पहुँचते हैं 24 इक्वल्स टू 4 गुणे 6 प्लस 2, 6 प्लस 0। 0 जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि आर की वैल्यू जैसे ही 0 आ जाती थी, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती थी कि अगर आर की वैल्यू 0 हो जाए तो डी इन दोनों का HCF होता था, अर्थात 12,576 और 4,052 का HCF कितना है, 4 है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCF 12,576 4,052 इज इक्वल्स टू 4। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।